कर लिया था क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन एंड फोर्स हो गया था ना। ये डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, जिसके बेस पे बेटा हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि मोशन आपका एसएचएम है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, वो चीजें आपने डिस्कस कर लिया था, हो गया था ना। आगे लिखिएगा। नेक्स्ट निकाल लीजिए। ग्राफिकली कंडीशन आपको बता दी गई थी, कैसे अलग अलग केसेस में आपको ग्राफ क्या बनेंगे, उसके बेस पर आपने रिप्रेजेंट कर लिया था। एनर्जी के बीच में अगर ग्राफ हम लोग बेटा जैसे जो एनर्जी आपकी होती है, एनर्जी नहीं लिखा था ना पीछे। तो जब एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसमें डिफरेंट टाइप की आपकी एनर्जी होगी। जब वो मेन पोजीशन पे, जैसे मान लो हम लोग ऐसे एसएचएम को सिंपल पेंडुलम के बेस पे ही एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। ये कंडीशन आपका है, ठीक। सपोज दैट ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, ये मेन पोजीशन, दिस इज द मेन पोजीशन, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, मेन पोजीशन है, दूसरा क्या है आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये मेन पोजीशन से बेटा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ेगी या घटेगी। वेलोसिटी क्या होगा, जब मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, मान लो ये मेन पोजीशन है, ये इधर एक्सट्रीम पोजीशन है, मेन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ शिफ्ट करेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी वहां पे डिक्रीज करती जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इस पोजीशन, अगर इसको हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया जाए, इसे रेफरेंस लेवल आप ले लीजिए, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपकी होती है, क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक, वो 0 होगा। लेकिन हाइट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जब हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। मतलब 2 पॉइंट आपका हो गया। और जब पार्टिकल यहाँ से रिटर्न बैक आपका होगा, पार्टिकल क्या होगा, जब यहाँ से आपका रिटर्न बैक होगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी और हाइट क्या करेगा, घटता जाएगा। मीनिंग ये होगा कि मेन पोजीशन पे, जब मेन पोजीशन पार्टिकल आएगा, अगर मेन पोजीशन को ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं बेटा, क्या मानते हैं, मेन पोजीशन क्या माना जाएगा, एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो जब मेन पोजीशन को एज ए रेफरेंस पॉइंट मानोगे तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होने में, ठीक, जब अपवर्ड जाएगा तो उसके से वेलोसिटी घटेगी और वेलोसिटी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। और जब ये रिटर्न बैक फिर से आपका कहाँ पे, मेन पोजीशन पे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बट जो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हाइट है वो हमारा घटता जाएगा। और जब घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, घटनी शुरू होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ। इसका मीनिंग ये हो गया कि मेन पोजीशन पे बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, उसी को रेफरेंस लेवल लेते हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इनके बीच में आपका 0 से, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में क्या करेगा, इंटरचेंज होता रहता है। जैसे जैसे पार्टिकल आपका मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, कहाँ से, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या करती है, घटती है, तो काइनेटिक घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। एक्सट्रीम से मीन की तरफ जब आएगा, एक्सट्रीम से कहाँ जाएगा, मीन की तरफ जब आएगा, तो उस कंडीशन में उसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू जो आपकी होगी वो क्या होगा, बढ़ेगी। और वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल क्या करेगा, घटता जाएगा। तो इसी के बीच में बेटा इंटरचेंज होता है। किसी भी मिड पॉइंट, किसी बीच के पॉइंट में लेंगे एक्सट्रीम और मीन के बीच में, तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होगा। और अगर क्या एक्सट्रीम पे लेंगे तो ओनली पोटेंशियल, मीन पे लेंगे तो ओनली काइनेटिक होता है। तो इसके बीच में आपस में इंटरचेंज होता रहता है ड्यूरिंग एसएचएम। तो कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इस तरह से आपके इंटरचेंजेस होती रहती हैं। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल केवल, मीन पे क्या, काइनेटिक केवल, और बीच का कोई भी पॉइंट होगा वहां पे मीन और क्या, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों रहेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती है, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होता है। इसी के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो, ठीक। चलिए लिखिएगा, देखिए बेटा, एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम,
देखो, जब पार्टिकल को बेटा हम लोग मूव कराएंगे ना, अब चूंकि हम लोग फार्मूला यहाँ डिस्क्रिप्शन का बहुत वो नहीं है, कहाँ पे कैसे चेंजेस होंगे हम लोग उसी को बेसिकली डिस्कस करेंगे। जब आपने बोर्ड वगैरह पढ़ा होगा तो डिस्क्राइब भी किया जाता है, अगर कराया गया होगा तो ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब मीन से हम लोग एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे डिस्प्लेस होंगे, यानी कि इससे डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ से हम यहाँ पे ले जा रहे हैं ना, तो हमें बेटा यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये यहाँ जाएगा। और जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया इसको, जो एनर्जी हमने क्या किया, प्रोवाइड किया, उस एनर्जी की वजह से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ठीक। तो जो एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट हो रहा है, क्यों रिक्वायरमेंट हो रहा है, क्योंकि जैसे ये डिस्प्लेस होना शुरू होगा, जैसे ये डिस्प्लेस मान लो हमने किसी और पॉइंट पे बीच में ले लिया, अगर यहाँ पे पहुंचा, मान लो डिस्प्लेसमेंट हमारा y है ठीक, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट होना शुरू होगा वैसे वैसे आपका क्या होगा इस पे, ठीक है, आपका फोर्स का लगना स्टार्ट होता है। यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो उसे वर्जिन पे ले जाना चाहेगा, उसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इसकी वैल्यू जो होगी, रिस्टोरिंग फोर्स आपने पढ़ा था mg sin थीटा के बराबर होता था, थीटा आप ये लेते थे बेटा ठीक। तो थीटा जैसे जैसे राइज करेंगे साइन थीटा की वैल्यू राइज करेगा, थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा क्या करता है आपका, बढ़ता है। तो उस कंडीशन में साइन थीटा की जब वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब जो लगने वाला मीन पोजीशन की तरफ आपका रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो बढ़ेगा। उसी फोर्स की वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी या वर्क करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है या वर्क आपको करना पड़ता है। और जो भी वर्क डन हम करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कन्वर्ट हो जाता है। और जब रिटर्न बैक होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ था वो फिर से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंटरचेंजेस होती हैं, क्या होंगे, ये इंटरचेंजेस होंगे काइनेटिक और पोटेंशियल के बेस में कैसे आपका चेंज होता है। तो लिखिएगा, व्हेन ए पार्टिकल execute SHM, when a particle execute SHM, when a particle execute SHM, जब वो SHM करता है, when a particle execute SHM between mean and extreme point, between mean and extreme point, then energy from one form to, ऐसा करो, एनर्जी कन्वर्टर फॉर्म कर दो, एनर्जी कन्वर्टर फ्रॉम वन फॉर्म टू, एनर्जी कन्वर्टर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी कन्वर्टर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी कन्वर्टर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ठीक। एनर्जी जो होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी विल कन्वर्टर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो एक फॉर्म से एनर्जी जो होता है दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, वन फॉर्म टू अदर ठीक। अब कंडीशन क्या होता है कि जब एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो कब क्या होगा, तो लिखिएगा, देखिए, द काइनेटिक एनर्जी विल बी, the kinetic energy will be क्या, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम कहाँ पे, एट मीन पोजीशन, while मिनिमम क्या लो, जीरो, while जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, while जीरो, मिनिमम करके वही जीरो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में ठीक। मिनिमम ब्रैकेट में क्या हो गया, जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, while WHILE, while potential energy will taken as जीरो एट कहाँ पे बेटा, मीन पोजीशन, क्योंकि हम लोग उसी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ध्यान रखेंगे, उसी को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। विल मीन पोजीशन टेकन एज मीन पोजीशन, हो गया, टेकन एज मीन पोजीशन ठीक, एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, maximum at extreme position, and between mean and extreme position, between mean
between mean and extreme position, between mean and extreme position, both form of energy, both form of energy, mean and extreme position, both form of energy, mean and extreme position, both form of energy will be exist. will be exist मतलब दोनों रूपों में पाया जाएगा, काइनेटिक और पोटेंशियल। जैसे अगर इनके बीच में कहीं पॉइंट लेंगे ना बेटा, तो वेलोसिटी भी होगा इसकी कुछ ना कुछ, और हाइट भी होगा। तो हाइट भी है रेफरेंस पॉइंट के स्टेट में, तो पोटेंशियल भी होगा, और वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक होगा। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही क्या करेंगे, आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो उस कंडीशन अगर बीच में कहीं होता है तो वहां पे आपका काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का एग्जिस्टेंस आपका होता है। ठीक, आगे लिखिएगा, क्या लिखा बेटा, एग्जिस्ट लिखिए। एंड टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, and total energy of oscillating particle, total energy of oscillating particle will be total energy of oscillating particle will be constant during whole motion, पूरे मोशन में एसएचएम में, ठीक है, होल एसएचएम कर लीजिए चाहे जो भी है, उसकी वैल्यू टोटल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हम लोग यहाँ कंसीडर करते बेटा आइडियल कंडीशन, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप कोई चीज ऐसे वालों कोई चीज ऐसे टांग दो और घुमा के छोड़ेंगे, धीरे धीरे वो रुक जाता है। रुकता है ड्यू टू क्या, फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन आपका काम कर रहा है उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस होती रहती है। बट अगर वो आइडियल कंडीशन में हो, किसमें हो, अगर वो आइडियल कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में आपको एनर्जी लॉस नहीं होगा, और एनर्जी लॉस नहीं होगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या लो, जो आपका ऑसिलेशन क्या वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो उस केस में आपकी एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आपकी एनर्जी लॉस नहीं है तो एनर्जी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इसलिए आपका यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, हो जाएगा। चलिए आगे लिखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग दिखाते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जब दिखाते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं क्या लिखेंगे, W इक्वल टू, अगर आप निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो जो ऑगडन होगा वही आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। किसी पॉइंट पे आप ले रहे हैं तो जब आप किसी पॉइंट पे लेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट y है, ठीक, तो उस केस में वहां पे जो वर्कडन होगा, ठीक है, W इक्वल टू एफ इंटू क्या, dy के बराबर होगा। इंटीग्रेट कर लीजिए, और f की वैल्यू जो होती है क्या होता है आपका, माइनस के एक्स के टर्म में अगर लेना चाहते हैं, के मान लो आपका क्या है वहां पे कांस्टेंट फैक्टर हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट आपने लिया एक्स या वाई के टर्म में लेंगे तो उसको रिलेट करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट बेटा हम एक्स के बजाय वाई से दिखाते हैं। एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट दिखाया जाता है बेटा किसके टर्म में दिखाया जाता है, वाई के टर्म में दिखाया जाता है। तो जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशंस लिखते हैं तो लिखते हैं यू इक्वल टू क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब वही जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेंगे तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, और जब मीन पोजीशन पे रहेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो उसके बेस पर हम लोग वहां से चेंजेस करते हैं। तो लिख लीजिएगा, देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम, ड्यूरिंग एसएचएम, potential energy of oscillating particle during SHM is given by U की वैल्यू होता है बेटा हाफ m कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वाई क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। अब वाई की वैल्यू चूंकि टाइम के साथ हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा, तो हम लोग ले लेते हैं बेटा एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, ठीक। t की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगा, 0। अरे भाई अभी मोशन स्टार्ट ही नहीं किया है, मोशन स्टार्ट नहीं करेगा तो मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा तो y की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में एट t इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप दिखाएंगे y की वैल्यू 0 है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। यानी मीन पोजीशन पे अगर इसे यूएम से दिखाते हैं, एम फॉर मीन पोजीशन है बेटा, मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी वो 0 होगा, ठीक। एट इक्वल टू 0 यही लिखना, दैट इज एट कहाँ, मीन पोजीशन, ठीक।
दूसरा एट टी इक्वल टू टी बाई फोर, टी बाई फोर पे जब आप जाते हो तो मीन से कहाँ पहुंच जाता है? अब जो लोग लास्ट लेक्चर में रहे होंगे, मीन से कहाँ पहुंचेगा? एक्सट्रीम। एक साइकिल पूरा करने में वो 4 इक्वल पार्ट में आपको बताया गया था। जैसे यहीं से ले लो, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर लौट के इधर आएगा बेटा, फिर रिटर्न बैक नेगेटिव में, फिर यहाँ पहुंचेगा, तब जाके एक साइकिल पूरा होगा। जहां से चलेगा लौट के फिर वहीं पहुंचेगा, तो आपकी कंप्लीट एक साइकिल होती है। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है, यहां से चला यहाँ पहुंचा, फिर रिटर्न यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अगर टोटल टाइम टेकन आपने टी ले लिया तो 4 इक्वल पार्ट में कंप्लीट कर रहा है ना, तो टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई फोर, यानी मीन से एक्सट्रीम जाने में टी बाई फोर, एक्सट्रीम से फिर मीन में आएगा टी बाई फोर, फिर मीन से निगेटिव एक्सट्रीम में आएगा टी बाई फोर, और फिर निगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे आएगा फिर टी बाई फोर, टोटल टाइम टी होगा। ठीक, तो बोला क्या जा रहा है, टी इक्वल टू टी बाई फोर, मतलब मीन से जब एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो वाई की वैल्यू कितना होगा? ए के बराबर। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू ये, और y की वैल्यू ये लिखेंगे तो u की वैल्यू मैक्सिमम होगा, और m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना? ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है जब हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और जब मीन पोजीशन पे होंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, वही मिनिमम वैल्यू हम लोग कह लेते हैं। तो मैक्सिमम आपका हो गया, इसे हम लोग एक्सट्रीम कह ले। अगर वहाँ मीन के टर्म में लिखा है तो यहाँ पे आप एक्सट्रीम कह लो। तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक, तो ऐसे ना हो तो आप भी बना लीजिए और नोट कर लीजिए। आप लोग जब भी भविष्य में रहिए या कहीं रहिए, रूल रेगुलेशन के साथ रहिए, हमेशा सफल भी रहेंगे और सम्मानित भी रहेंगे। अगर आप उल्टा पलटा काम करेंगे हर जगह, आपको एग्जाम्पल शायद हो सकता है पहले कभी बताया हो, एक स्टूडेंट बहुत पहले के बैच का 2008-9 बैच का था हमारे यहाँ, उसके फादर जेई थे, और एक तरफ से करो जैसे दबंग टाइप के कुछ होते हैं, दबंग टाइप के जेई थे, बड़ा घूस वूस खाते थे, उस टाइम पे खूब चलता था, अभी भी चलता है, तब और भी चलता था। ठीक, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे वैसे अर्न किए थे। ठीक है, और बड़े बड़े चूँकि जो ठेकेदार हैं, ठेकेदारों से अच्छा खासा हो रहता, तो उनका लड़का पढ़ने बहुत इंटेलिजेंट था, ये क्वालिटी थी, पढ़ने बहुत अच्छा था। ठीक, और वो 12th के साथ ही उसका जो है एफएमसी हुआ करता था, तब एफएमसी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बेअंदाजी जो थी वो घर की थी। ठीक, तो वो फाउंडेशन किया था 11th-12th, तो 12th के साथ मतलब उसका सिलेक्शन हो गया एफएमसी में, एफएमसी जो है उसने ज्वाइन किया, बाकी भी हुआ था स्टेट मेडिकल में, लेकिन एफएमसी ज्वाइन किया, और एफएमसी में जाके उसने, आदतें तो खराब थी घर की, बोलने और एक्टिविटी वगैरह, तो वो 1-2 बार गलतियाँ किया, वहाँ से मतलब उसको जो है गार्जियन को इन्फॉर्म करके पनिशमेंट कोई वैसा मेजर नहीं हुआ, अवॉइड कर दिया गया। अगली बार किसी बच्चे को सीनियर को मार दिया, क्योंकि आदत तो यहाँ पे थी नेतागिरी वाली, और उसकी वाली घर पे दुनिया भर के लोग बड़े बड़े आते थे, मार दिया, और उसके बाद मार दिया, उसका सर फट गया। ठीक, और उसके बाद वो सस्पेंड ही नहीं हुआ, परमानेंटली कॉलेज से क्या निकाल दिया, बैड कंडक्ट में, और फिर कहीं एडमिशन, जब वहाँ ऐसे कॉलेज से आप बैड कंडक्ट के सर्टिफिकेट के साथ आप निकाले जाएंगे, कहीं एडमिशन नहीं होना है आपका। ठीक, मतलब एफएमसी में सब कुछ फ्री आप कास्ट होता है, एक चीज आपको भी नहीं होती थी, तब कन्वेंस भी होता मिलता था, पता नहीं मिलता कि नहीं, खाने पीने रहने पूरे A to Z आपको गवर्नमेंट देती है। ठीक, और अभी होता है इसे आपको नीट के थ्रू ही टॉप लेवल पे जो रहते हैं एम्स और एफएमसी आते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में जो होता है, ठीक है, सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक, और डायरेक्ट प्लेसमेंट भी मिलता है, वहां से आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नहीं उन्हीं को नहीं बोल रहे हैं, आप उनकी तरफ मत देखो, सबके लिए बोला जा रहा है, मतलब कोई ऐसे आप गलत चीजें कभी ना करिए जो आपके लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, वो तो उन्होंने गलती किया, वैसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में ऐसे उन्हीं की बात नहीं हो रही है, सबकी बातें हो रही हैं। ठीक है, देविया भी देखते हैं कई लोग, जब क्लास ओवर होता है तो बैग उठाते हैं, घर पे पहुंचेंगे 2 घंटा बाद, पापा सोच रहे 5 बजे पढ़ के आ रहा बच्चा, 5 बजे बताओ क्या चाट खा के जा रहे हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में जो होता है, आप ऐसी आदतें ना पालिए जो भविष्य के लिए नुकसानदायक हो।
ठीक है। और आज के डेट में चूंकि भाई PW के जेई थे तो वो भी ठेकेदारी कर रहे हैं, ठीक। कहाँ एक अच्छा खासा डॉक्टर बनता है और कहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं। अब वो तो बैकग्राउंड था कर ले रहा है, पता बाकी जिसका बैकग्राउंड है वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इसलिए हमेशा रहिए नियम कानून के साथ ही रहा करिए और एक अच्छी आदतें सीखिए, बुरी आदतें कभी नहीं सीखा करिए, क्योंकि कब कौन, देखो कितने अधिकारी नप जाते हैं, जेल काट रहे हैं, पता लगा IAS अधिकारी थे जेल में हैं, ठीक। तो नियम जो है वो सबके लिए होता है, आप आम हो या खास हो, बात अलग है, खास वाले को कई जगहों पर वरीयता मिल जाती है, आम वाला नप जाता है, ठीक। लेकिन वो भी जब पड़ जाता है तो बड़े बड़े नेता और अधिकारी देखो जेल में हैं। तो जब आप बात आ जाती है रूल्स रेगुलेशन और उसकी, तो फिर कोई भी हो तो सबके लिए वही फॉलो होता है। इसलिए जब भी आप रहिए ऐसी आदतें ना पालिए जो कभी भी आपके लिए नुकसानदायक हो या समाज के लिए नुकसानदायक, आप ही नहीं समाज और देश सबके लिए नुकसानदायक, ऐसी चीजों से दूर रहा करिए, ठीक। हो गया बेटा, मतलब कभी कभी याद है एक बार मिला था, ठीक। अभी तो लखनऊ शिफ्ट हो गया है, सब मिला हुआ था तो मैं तो नहीं पहचाना, उसमें दाढ़ी वोड़ी बढ़िया, गाड़ी वोड़ी पहले से 4 व्हीलर से आता था, ठीक। तो दाढ़ी वोड़ी रखाए हुए एकदम, वो माला वाला, वो क्या 1 किलो वाला पहने हुए दुनिया भर का, ठीक। भाई पैसा आपने कमाए थे, अपने भी ठेकेदारी में लगा दिया, अच्छा खासा कमा रहा था। कंपनी बाग पे मैं कुछ लेने, उस टाइम पे यहीं पे रहते थे हम लोग, अभी तो वहाँ शिफ्ट हो गए, तो कुछ लेने गया था तो वो भी वहीं आया था, यहीं चूंकि इन लोगों का वो मिला था, पहले वो लोग यहीं रहते, उसके फादर। तो उसके बाद जो आया तो पैर छुआ, तो मैं देखा नहीं, कोई पैर छुएगा तो स्टूडेंट ही होगा, ऐसे कोई और तो छुएगा नहीं, या तो कोई रिलेटिव होगा, रिलेटिव को सबको पहचानते हैं। वो 4-7-8 साल बाद मिला था, तो उसके बाद मैंने जब उसको दिया तो कहा सर पहचान नहीं रहे हैं, तो आवाज़ से थोड़ी सी हुई, तो कहा सर वो कौन सिंह, सुधीर सिंह करके ऐसे कुछ था उसका नाम। तब जो है, तब मुझे याद आया, कहा सर मैं वो 12th में था, मेरा सिलेक्शन हो गया था FMC में, तब मुझे याद आया क्या कर रहे हो, क्या सर अब क्या करें, ठेकेदारी कर रहे हैं। हमने कहा एक अच्छे डॉक्टर बने होते हैं यार, देश की सेवा करते हैं, आज जो है तो वही है, नहीं आप कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं ना, अब तो घूस खा रहा है, भाई कमीशन खा रहा है, सरकार जहाँ 10 करोड़ दे रही है, पता लगा वो 4 करोड़ खा जा रहे हैं, कमा तो रहे हैं लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं है ना। अब आप एक डाइडियट डॉक्टर बनिए, जो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, वही ठेकेदार को थोड़ी मिलेगा। ठेकेदार को वही रिस्पेक्ट देगा जो उससे काम निकालना होगा, जिसको आप उसके अंदर में करोगे, आप रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरा थोड़ी करेगा वो रिस्पेक्ट, ठीक। यार पैसा तो कमा ही रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा था कि ठीक है कमा रहा है, लेकिन वो सबके तो वो भी नहीं रहता ना सबके पास, ठीक। चलिए, इसलिए जब भी बनिए एक अच्छा बनिए, जो भी बनिए वो तो बनने की बात की है, बट अच्छे इंसान हमेशा बने रहिए, कभी भी आप कहीं भी फेल नहीं रहेंगे। बात अलग है कि ज़्यादा कभी पैसा कमा लेता है, कोई कम कमाता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमा के भी बहुत लोग हवालात में हैं, बहुत नामा कमा के ऐश कर रहे हैं, तो कंडीशन होती है। चलो देखो बेटा, हो गया, तो ये केस आपका हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। कब क्या होगा, दूसरे के काइनेटिक एनर्जी के लिए जब लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बेसिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा 12mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा आपने, 12mv², और जब 12mv² होगा V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। तो वहां से जब हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था जो वेलोसिटी आपकी होती थी R ओमेगा, वो पोजीशन के साथ बदल रही है, वो तब हम लोग लेते हैं जब कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट आपकी कंडीशन रहती है। लेकिन यहाँ पे हमारा वेरिएबल होगा, तो उस केस में V की जो वैल्यू हम लोग क्या ओमेगा √ क्या लिखा था, A² - Y² लिखा था, तो वहां से आप यूज करेंगे उस रिलेशन को, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, नीचे रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग SHM, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग SHM, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग क्या होगा, SHM, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी जो आपका हो गया SHM में, तो कंडीशन आप दिखाएंगे K इक्वल टू कितना, 12mv² होता है, और V इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ओमेगा √ A² - Y² पढ़ा था ना, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, तो क्या रिलेशन मिल जाएगा बेटा, 12m ओमेगा² रूट हट जाएगा, ब्रैकेट में कितना A² - Y²। ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला हो गया बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया आपका जनरल फार्मूला होगा, K इक्वल टू 12m ओमेगा² A² - Y²। अब यहाँ पे A की वैल्यू, A तो एम्पलीट्यूड हो गया, Y की वैल्यू क्या होगी, टाइम के साथ आपका चेंज होगा, तो यहाँ भी लेंगे एट कहाँ पे, यही लिख दे बेटा, एट इक्वल टू 0, दैट इज एट मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन पे आपका होगा, क्या होगा वो मीन पोजीशन पे होगा,
तो वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होगा तो के ई की जो वैल्यू आएगी बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा बराबर, और ये मैक्सिमम होगा। ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक, दूसरा यही लिख दे बेटा, तो यार इसका सेंसर लगता है। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग लेंगे एट टी इक्वल टू टी बाई 4, दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, तो यहाँ पे अगर एक्सट्रीम पोजीशन की आप बात करेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा a के बराबर, और इस फार्मूले में जब रखोगे बेटा, मान लो इसको हमने सेकेंड क्वेश्चन बना लिया था, यहाँ वाले किसको फर्स्ट बना लेना, तो इस कंडीशन में y इक्वल टू ये रखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फैक्टर 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो के ई की जो वैल्यू आपकी होगी एक्सट्रीम पे, ये वैल्यू बेटा 0 मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक 0, मीन पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, इस तरह से दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, नोट कर लीजिएगा। हो गया, नोट कर लिया। जब टोटल एनर्जी बात करोगे बेटा तो क्या आएगा, हाँ जी जल्दी करो, टोटल एनर्जी की जब बात करोगे तब क्या होगा, आजकल जाम ज्यादा रहता है रोड पे, तो थोड़ा टाइम से निकला करिए घर से। ठीक, हो गया बेटा। साइन हो गया बेटा सबका, साइन कितने लोग का नहीं हुआ है, पीछे पास कर दो बेटा। देखो जब हम लोग टोटल एनर्जी की बात करेंगे, कहाँ से आ गया, टोटल एनर्जी इन एसएचएम जब बात करोगे तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगा बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर हो जाएगा। टोटल एनर्जी एसएचएम में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के क्या हो जाएगा बराबर होगा। जब दोनों के बराबर होगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, हाफ एम, बेसिक रिलेशन लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा था हम लोगों ने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक जो रिलेशन लिखा हुआ था, यहाँ से ओपन करोगे तो उस कंडीशन में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखो ये बेटा माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। ठीक, एक माइनस में है, दूसरा क्या है प्लस में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ई की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि दैट मीन्स देखो टोटल जो एनर्जी है, क्या वो टोटल जो एनर्जी आपकी है एसएचएम में, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, टोटल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा है ना। तो उस केस में जो टोटल एनर्जी आपका होता है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, टोटल एनर्जी पोजीशन पे आपका डिपेंड नहीं करता है। तो उस केस में चाहे वो मीन पे हो, चाहे एक्सट्रीम पे हो, चाहे मिडिल किसी पॉइंट पे हो, आपकी टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, और वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट बोल भी दें। अच्छा शायद स्टेटमेंट पे ऊपर लिखाया था टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, दिखाया दिया है ना, तो नोट कर लो वैसे यार।
वो ले लो बेटा, पेपर ले लो, पेपर ले लो, अटेंडेंस। हो गया, चलिए अब यहाँ पे ये तो हम लोग फाइंड कर लेते बेटा, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी। तो जो वैल्यू आपकी हो रही है वो हमारी क्या करेगी, ठीक है, टोटल नीचे लिख लीजिए उसको, एरो लगा के कलर पेन से नोट कर लीजिएगा। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम does not depends, total energy of particle executing SHM does not depends किस पे, वो on position of the particle, does not depends on position of the particle, depends on position of the particle, उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि मेन पे है, स्टीम पे है या बीच में कहीं लाई कर रहा है बेटा, ठीक। तो इसके बीच में हम लोग को ग्राफ पूछा जाता है एनर्जी और किसके, डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा ग्राफ आप ड्रा करोगे ना, पहले हम दिखा दें, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ये एनर्जी हमने ले लिया, ठीक। वाई एक्सिस पे एनर्जी ले लिया, एक्स एक्सिस पे बेटा डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले रहे हैं, एक पे एनर्जी और दूसरे पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक। इसको ऐसे बना लीजिए, रुक जाओ, एनर्जी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा हमारा एनर्जी है बेटा, ठीक। जब कोई भी बॉडी ऑसिलेट करे यानी एसएचएम करेगा तो उस केस में एनर्जी जो होती है, थोड़ी हाइट ज़्यादा हो गई है, टोटल तो टोटल जो एनर्जी आपकी होगी ना पूरे जर्नी में बेटा कांस्टेंट रहेगा, टोटल जो एनर्जी आपकी होगी वो पूरे जर्नी में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इस लाइन को हम लोग टोटल एनर्जी को इंडिकेट कर दें, किसको, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, तो ई की जो वैल्यू होगा बेटा ये काइनेटिक प्लस क्या, पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक। ये मेन पोजीशन आपका है, कैसा है, मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन पे एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, आप दोनों लोग खड़े हो जाओ बाबू, आप ही दोनों लोग, दोनों में से खड़े हो जाओ। आप ही गायब हुए थे क्या उस दिन, साथ में आप ही थे, कौन था आपके आप में, वो नहीं आया, अच्छा वो आज गायब है। ऐसी गलती फिर मत करना, किसी क्लास में अगर आपको जरूरत है, मैं नहीं आ रहा, जरूरत हो तो आप नहीं जाइए, बट उसको बता के जाइए। नहीं, विदाउट इंफॉर्मेशन कहीं भी रहिए, कहीं भी भविष्य में रहिएगा, बिना बताए नहीं निकल जाइएगा, ठीक। हाँ जी बताओ, मेन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी रहेगी, मेन पोजीशन पे कौन से फॉर्म की एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल मीन पे। आप मेन पोजीशन पे कौन से फॉर्म में एनर्जी रहेगी, काइनेटिक के, पोटेंशियल के, किस फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। आप मीन पे पोटेंशियल के फॉर्म में रहती है, आप पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे रहती है। मैक्सवेल ने मीन पे पूछा है, मीन पोजीशन पे
जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी एसएचएम में वो किस फॉर्म में करेगी, काइनेटिक, पोटेंशियल या दोनों? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो जो एनर्जी आपकी होगी वो काइनेटिक के फॉर्म में होगी, पोटेंशियल के फॉर्म में होगी या दोनों फॉर्म में होगी? पोटेंशियल के फॉर्म में होगी, काइनेटिक के फॉर्म में होगी। आप साहब? काइनेटिक होगी जी, काइनेटिक। काइनेटिक वाले हाथ उठाओ, काइनेटिक के फॉर्म में होगी, हाथ उठाओ। अच्छा, पोटेंशियल वाले हाथ उठाओ। पोटेंशियल आप लोग किसमें हो? काइनेटिक, पोटेंशियल, जल्दी बोलो। अच्छा, काइनेटिक में हो आप लोग। पोटेंशियल, पोटेंशियल वाले हाथ उठाओ। काइनेटिक वाले बैठ जाओ, पोटेंशियल वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। आप किस में हो? काइनेटिक में हो। और कोई पोटेंशियल में? अच्छा, आप लोग 5 लोग पोटेंशियल में हैं। सब आधे घंटे से मैं समझा रहा हूँ, जब मीन पोजीशन पे होगा तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी होती है कि हाइट होती है? क्या होता है साहब? आप तो तब से मस्त हैं उनको देखने में, बार बार लौट के आई 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 आई, तब से ये मजा ले रहे हैं इनको कि इनकी बातें हुई हैं। हाँ? अरे वो गलती कर दिए थे, अब हो गया, खत्म हो गया वो बात। मेरा भी हाँ, आपका भी था। हाँ जी, काइनेटिक, पोटेंशियल ये हट रहे हैं कि आप भी कुछ ले लीजिए। तो पोटेंशियल कहाँ बोल रहे, चश्मा पकड़ गिर जाएगा। हाँ, बैठो। अरे अभी यही तो आधे घंटे समझा रहे हैं यार। मेन पोजीशन पे रहता है तो उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, क्या रहती है उसके पास? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मेन पोजीशन मैक्सिमम होगी तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। और जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो वेलोसिटी 0 और उसका पोजीशन क्या करेगा? मैक्सिमम होगा, हाइट मैक्सिमम होगा मेन पोजीशन से, तो क्या रहेगा वहाँ पे? पोटेंशियल के फॉर्म में रहेगा। बीच में रहेगा तो दोनों फॉर्म में रहता है। ठीक, यही तो समझा रहे हैं यार। देखो, इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है बेटा। ठीक, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टोटल एनर्जी को इंडिकेट करेगा, इसको। ठीक, ये जो आपका है ये किसको इंडिकेट करेगा? काइनेटिक की पोटेंशियल? फिर मार खाओगे। ठीक, मेन पोजीशन ये है ना, कौन सी पोजीशन है? अरे वर्जिन यही है वो। अब मेन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? काइनेटिक। तो ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है जी? ठीक, ये कौन सी होगी? काइनेटिक। और ये वाला कौन सा होगा? पोटेंशियल। इसी को यू से भी हम लोग दिखा लेते हैं बेटा। ठीक, तो कंडीशन आपका हो गया। अगर हम लोग एनर्जी और क्या पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तो मेन पोजीशन पे हमारी टोटल जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक के फॉर्म में होगी, और जब क्या एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल के फॉर्म में होगी, और टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी पूरी ऑसिलेशंस में, यानी पूरी एसएचएम में टोटल एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज कंजर्व रहेगी। हम लोग आइडियल मान के ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिलहाल प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट जो भी हम लोग स्टडी करते हैं वो आइडियल मान के करते हैं। तो इस पोजीशन पे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, किसको? यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a के बराबर, और यहाँ क्या होगा? -a के बराबर होगा। तो y की वैल्यू जो आपकी होगी यहाँ पे -a, इधर क्या हो गया? +a। ठीक, ये केस आपका होता है। इस तरह से हम लोग टोटल एनर्जी और क्या डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ इंडिकेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल। अब दिखा दो बेटा। और एक पॉइंट वही लिख लीजिए, तो वही नीचे लिखवा दे रहे हैं, जल्दी करिए लेकिन।
हो गया। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे बेटा, बोला क्या जाता है, अगर डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू, यहीं पे एरो लगा कलर पेंसिल लिख लीजिएगा, इफ y इक्वल टू प्लस माइनस a/2 हो, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a/2 के बराबर हो तो उस केस में क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू बराबर होंगी या दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगी? अगर अलग अलग होंगी तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? y इक्वल टू a/2 पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम सेम या दोनों बेटा डिफरेंट? अगर डिफरेंट होगा तो कौन ज्यादा कौन कम? सेम वाले हाथ उठाओ। y इक्वल टू a/2 मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है एम्पलीट्यूड के आधे के बराबर है, उस पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी या सेम सेम होंगी? अगर डिफरेंट हो रही हैं तो काइनेटिक ज्यादा होगा या पोटेंशियल ज्यादा होगा? क्वेश्चन पूछा जाता है, सोच के बताइए। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के हाफ हाफ के बराबर है, उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के हाफ हाफ के बराबर है, तो कंडीशन क्या बनेगा? सेम वाले हाथ उठाओ। सेम सेम y इक्वल टू a/2 है, नहीं सेम। डिफरेंट वाले हाथ उठाओ। डिफरेंट होगा जी साहब, प्लस माइनस a/2। अरे चाहे उधर जाए चाहे इधर जाए, मेन पोजीशन से राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, नहीं सेम होगा। अच्छा प्लस साइड में अलग होगा और माइनस में अलग? प्लस माइनस a/2 पे राइट किस पे? नहीं हमने रूट तो लिया नहीं यार, हमने a/2 लिया है। रूट लगाया क्या नीचे? नहीं लगाया। तब अच्छा डिफरेंट, कौन ज्यादा कौन कम? जी कितना रेशियो होता है बेटा काइनेटिक और पोटेंशियल का? एक अनुपात 2। काइनेटिक एक तो पोटेंशियल दो कि पोटेंशियल एक काइनेटिक दो? बैठिए। और कोई याद रखेंगे बेटा, पहली बात तो दोनों सेम नहीं होगा। जैसे हमें क्या लगता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग एम्पलीट्यूड का हाफ ले लिया, तब हमें लगता है आधा काइनेटिक तब हो जाएगी आधी पोटेंशियल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर के पर्पस, देखो ये हमने फार्मूला लिखा था बेटा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा ना, ठीक है। डायरेक्ट होता तब तो आधा आधा हो जाता, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा, अगर हम लोग अगर निकाल के आपको बताना चाहें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y/2 का क्या होल स्क्वायर, ये आएगा ना बेटा। तो यहाँ से करोगे देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस क्या a/2 हुआ है ना y की वैल्यू, तो a/2 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाई कितना 4, एलसीएम लोगे 4 तो 4 माइनस 1 यानी 3/4 a स्क्वायर आएगा। तो वैल्यू हमारा आएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/4 कितना a स्क्वायर। 3/4 को जरा हम बाहर ले लेते हैं, 3/4 इंटू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी का उस पोजीशन पे जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, ठीक। और यहाँ पे काइनेटिक बनाएंगे, अगर काइनेटिक की वैल्यू करोगे आप तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बेटा कितना हाफ। देखो हम लोगों ने लिखा था काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या है, सॉरी काइनेटिक ये लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालेंगे, किसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब आप निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला लिखा था हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर y की वैल्यू a/2 का क्या होल स्क्वायर। तो देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई 4, 1/4 को बाहर ले लो इंटू आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना a स्क्वायर के बराबर हो गया। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द क्या पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इतनी है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी है। तो इस केस में अगर हम लोग निकाला जाए टोटल एनर्जी के टर्म में, तो टोटल एनर्जी आपकी जो होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखा अगर इन टर्म ऑफ टोटल एनर्जी, नेक्स्ट पेज ले लें, हाँ इसमें फिर से दोबारा ये तो टाइम लेता है, तो सेंसस का कुछ
चलो, तो यहाँ से जब हम लोग दिखाएंगे ना, तो अगर टोटल एनर्जी के टर्म में लेंगे तो उस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी इन टर्म ऑफ टोटल एनर्जी, इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जाता है को घुमा घुमा के। टोटल एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो 3/4 इंटू ई, कितने गुना हो गया भाई, ये वैल्यू हमारी ई के बराबर हुआ और आगे 3/4 मल्टीप्लायर में है तो 3/4 ई होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे हम लोग तो पोटेंशियल एनर्जी यू की जो वैल्यू होगी ये कितना 1/4 ई होगा। और काइनेटिक और पोटेंशियल का अगर रेशियो निकालोगे, ठीक है, रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, तो के ई अपॉन पी ई, इसका जब रेशियो निकालोगे तो कितना आ रहा है 3/4 ई अपॉन 1/4 ई। देखो ई कैंसिल, 4 कैंसिल, तो कितना 3:1, यानी कि उस पोजीशन पे जहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड का हाफ है, ठीक है, मीन पोजीशन से उस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आधा आधा मत कहिएगा, ठीक, क्योंकि जैसे हम लोग y = a/2 पढ़ते हैं तुरंत दिमाग में आता है आधा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आधी एनर्जी हो जाएगी, बट आधी नहीं होती है। नोट कर लीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। पहला इफ दिस, तो दूसरा अगला बनाते हैं, फिर जल्दी करो। हो गया बेटा? हो गया बेटा? चलिए देखिए, तो ये केस आपका हो गया। आप दूसरा पॉइंट कंडीशन बनेगा बेटा। नेक्स्ट जब हम लोग लिखेंगे सेकेंड, इफ, नेक्स्ट पेज ले लें यार, इसमें आएगा नहीं। सेकेंड पे कंडीशन बनेगा बेटा, इफ y = a/, कितना √2। जब y की वैल्यू a/√2 के बराबर होता है तो याद रखेंगे उस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर बराबर होते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बराबर होगा, जब बराबर होगा तो a/2 हो जाएगा, जितना काइनेटिक उतना पोटेंशियल, टोटल सम E के बराबर होता है तो a/2 काइनेटिक, a/2 पोटेंशियल। अब कहिए तो ऐसे निकाल के दिखाएं या तो फिर सीधे लिख लीजिए यार, जैसे इसको निकाला, ठीक, ऐसे उसी फार्मूले पे एक बार आपका E के क्या y की वैल्यू a/2 रख लीजिएगा, दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। निकाल लें क्या? कर लेंगे? चलिए होमवर्क है। तो कंडीशन यहाँ पे होगा एट y = a,
तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एज का लिखा था, तो ये आ जाता है 1/2 इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को हम लोग E/2 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? E/2। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी हाफ इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी वैल्यू हमारा कितना आता है? E/2। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू E/2 के बराबर होता है। यानी कि आप एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन में पूरा रखना चाहिएगा तो रख लीजिएगा, ठीक है। मेथड वही है जैसा आपको पहले बताया है। एक ऐसे स्टेटमेंट टाइप का लिख लीजिए, अगर कहीं पूछा जाता है। ये तो हमने टोटल एनर्जी निकाला बेटा, और डिफरेंट पॉइंट पे आपकी एनर्जी की वैल्यू निकाला। दूसरा होता है जो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जो भी वैल्यू हमारी ड्यूरिंग क्या, वन कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल में जो आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ऐसे लिख लिया, एरो लगा के पॉइंट बना लो। द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, the average value of kinetic energy and potential energy, the average value of kinetic energy and potential energy, हाँ नोट करके बना लीजिए ऐसे, अरे ऐसे कुछ सिंबल बना लिए, एरो लगा लीजिए, हो गया। the average value of kinetic energy and potential energy of harmonic oscillation, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर कर दो, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर जो ऑसिलेट हो रही बॉडी, हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वल एंड ईच इक्वल टू हाफ ऑफ द ईच इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, each equal to half of the total energy, और वो टोटल एनर्जी के आधे के बराबर होता है। करके दैट इज, यही पॉइंट हमारा उस टर्म में लिख लेते हैं कि E एवरेज इक्वल टू PE एवरेज इक्वल टू हाफ इंटू E, और E की वैल्यू हमने लिखा था कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो इसी को आप लिख सकते हैं 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज की जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर हो जाता है बेटा, आपस में बराबर होगा, और वैल्यू टोटल एनर्जी के हाफ हाफ के बराबर होता है। जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ये वैल्यू उसके टर्म में ही वही न्यूमेरिकली वैल्यू वहाँ से मिलता है। हो गया? अब कुछ पॉइंट्स ऐसे सुन लीजिएगा। कोई भी पार्टिकल है अगर वो SHM कर रहा है, ठीक, तो उस केस में SHM ड्यूरिंग SHM उसका जो हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन होता है वो माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कोई भी बॉडी SHM बेटा तभी करेगा जब उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन जो होगा ये माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जितनी भी बॉडी की हम लोग SHM को डिस्कस करेंगे उन सारे केसेस में यही चीज़ें हमें फॉलो कराना होता है, ठीक। यानी जो माइनस का साइन मतलब अपोजिट, माइनस का मतलब क्या, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैल्यू तो एक्सीलरेशन की बढ़ेगी, बट डायरेक्शन किधर रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो कोई भी पार्टिकल को SHM अगर आपको प्रूव करना है, एनी पार्टिकल अगर उसका डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन के कैसा है, निगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस कंडीशन में पार्टिकल SHM करेगा। और अगर आपका नहीं है तो उस कंडीशन में SHM नहीं पॉसिबल होगा।
मतलब किसी भी पार्टिकल को एसएचएम करने के लिए उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या सिंपली डिस्प्लेसमेंट के क्या प्रोपोर्शनल हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा उसकी डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को नहीं, उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर जाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी और क्या डायरेक्शन किधर होगा, मीन पोजीशन। क्योंकि जब भी किसी बॉडी को बेटा डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से तो उस पर लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, कौन सा फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ ही होता है, ऑलवेज किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ ही होता है। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऑलवेज किधर होगा, वो मीन पोजीशन की तरफ होता है, याद रहेगा। इसी चीज के बेस पे हम लोग जितने भी अभी डिफरेंट, जैसे आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, बेसिकली दो चीज बोर्ड में बताई जाती है, एक किसी ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए, उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो उस कंडीशन में भी वो ऑसिलेट करता है, नहीं एसएचएम करता है, उसका टाइम पीरियड बताया जाता है बोर्ड वालों में। और दूसरा होता है सिंपल पेंडुलम का, बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आए हुए हैं कि सिंपल पेंडुलम को जब हम लोग क्या स्मॉल को डिस्प्लेस कर देते हैं तो उस कंडीशन में उसके मोशन को हम लोग एसएचएम ट्रीट करते हैं, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही होता है, अगर मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एसएचएम वो नहीं होगा, पहले दिन ही समझाया था आपको। मतलब सिंपल पेंडुलम के मोशन को हम लोग एसएचएम तभी ट्रीट करते हैं जब मीन पोजीशन से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल लिया जाता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा जब कंसीडर कर लेते हैं उसी कंडीशन तक ही हमारा क्या होता है वो अप्लीकेबल होता है। वो बात अलग है, दिखा दिया जाता है कि बड़ा सा आपको दिखाने के लिए, बट उतने तक होता नहीं है, जब तक उसके पाथ को हम लोग स्टेट कंसीडर कर सकते हैं तब तक वो एसएचएम रहता है केवल, ठीक। तो अब शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए, देखो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, क्योंकि बहुत चीजें हाँ ऐसे हेडिंग टाइप का बना, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है बेटा तो उसके टाइम पीरियड का जो जनरल फार्मूला होता है हम लोग लिखते हैं T इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उस केस में उसके क्या जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है फॉर एसएचएम डिस्प्ले, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, या उस पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है ना, तो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक। तो उस कंडीशन में वो एसएचएम करेगा, यही चीजें हमें प्रूव करनी होती हैं। और हम लोग इसी को अलग अलग कंडीशन में यही चीजें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके और उसके लिए इक्वेशंस बनाते हैं टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड का जनरल जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं बेटा, टाइम पीरियड टी की जो वैल्यू आपकी होती है T इक्वल टू आता है 2 पाई, T इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये बेसिक रिलेशन आपका होता है। अगर इसको ठीक है, हम लोग जो भी डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी के ऑसिलेशन की बात करेंगे जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन का जो रिलेशन वहाँ जनरेट होगा उसके लिए वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और हम लोग टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। मतलब किसी भी बॉडी का जनरल, जो कोई भी बॉडी एनी शेप का हो, जनरल जो फार्मूला आपका हम लोग एसएचएम का लिखते हैं T इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या एक्सेलरेशन। अब अलग अलग शेप की बॉडी के लिए अलग अलग कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन का वैल्यूज होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ा है तो आपने पढ़ा T इक्वल टू 2 पाई रूट क्या L/G पढ़ा है ना। कोई सिंपल पेंडुलम है, अगर ऑसिलेट करके हम लोग छोड़ देते हैं तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला आपने पढ़ा था T इक्वल टू 2 पाई रूट L/G। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? अरे ऐसा साइलेंट हो जाता है जैसा लगता है कि कौन सी चीज बोल दी गई। कितने लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक? कितने लोग नहीं पढ़े हैं T इक्वल टू 2 पाई रूट L/G? हाँ तो थोड़ा शर्माने की बात नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, पढ़ा तो और अच्छी बात है ना। कितने लोग नहीं पढ़े हो? आपने नहीं पढ़ा? आपने भी नहीं पढ़ा? हाथ उठाओ। आप पढ़ी हैं? अच्छा, नहीं पढ़े वाले हाथ उठा दो, ईमानदारी से उठाना। इतने लोग नहीं पढ़े हैं। हमें लगता है टाइम पीरियड के बारे में जब सबसे पहले आपने सुना होगा
तो सिंपल पेंडुलम का ही बताया गया होगा। मतलब वहीं से हम लोग ABCD सिंपल क्या टाइम पीरियड का पढ़ते ही है सिंपल पेंडुलम से। हाँ, अब फार्मूला बात अलग है, वो भी पढ़ाया ही है होगा। ठीक, आप नहीं पढ़े थे सर, जरा खड़े हो जाओ साहब, तो आपको तो उठांग ही देंगे। यूँ हाथ उठाए नहीं पड़े हैं जी, पिछली बार SHM नहीं पढ़े थे? अच्छा, वो गायब हो गए होंगे, तो इसकी क्या जिम्मेदारी है यार? ऐसे स्कूलों में गायब हो जाते हैं लोग, तो कहते पढ़ाया नहीं गया था, है ना भाई। जैसे आप नहीं गए होंगे स्कूल पे जब चल रहा होगा क्लास, जैसे हमारे एक दो देवी जी हैं, कभी कभी दर्शन देते हैं, जैसे वो क्या होते हैं, क्या निकलता है ईद पे चाँद, तो ये चाँद हो गया, एक तरह चाँद है, कुछ और है। दिक्कत थी इसलिए। अरे वो साल भर में कह देना परजेंट और बिगाड़ सब कुछ रखा हुआ है। हाँ सर, पहले से पहले पढ़ते थे तब तो आती थी डेली ना। अच्छा लेकिन इस सेशन में कितने दिन आई हो? सर हाँ, कुछ दिक्कत थी इसी वजह से। चलो ठीक है, प्रयास करिए कि उन दिक्कतों को इग्नोर करके कुछ बनना है तो ठीक है। बहुत सारी चीज़, ऐसा थोड़ी सब जो रेगुलर आते हो घर के खलियर हैं, खलियर जानती हो ना? यस सर, लेकिन घर पे केवल अकेले हम ही है ना, तो ताला मार इतना बड़ा सा अलीगढ़ वाला, कौन सी दिक्कत है? हाँ, है ना बेटा, चोर जब तक तोड़ेगा तब तक तो पहुँच जाएगी। चलो देखो, तो उस केस में क्या होता है, जैसे कोई भी कहता है घर पे कोई था नहीं, अभी पार्टी होती पूरा घर चला जाता है, रात में भी नहीं रहता, तब नहीं घर की चोरी होती है, और दिन में चोरी हो जाती है ना? ऐसे चोर दिन में भी चलते हैं। हाँ, अब चलो देखो दो चीज़ें होती है बेटा, अगर हमें कुछ बनना होता है ना, बड़ी सारी चीज़ें हमें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। कितने बारात आपको छोड़ने पड़ेंगे, कितने रिश्तेदारियाँ छोड़नी पड़ेंगी, कितने क्या छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आप एक डॉक्टर या कोई एक अच्छा इंजीनियर या कुछ कोई अच्छा चीज़ बन पाते हो। अगर इतना आसान होता, सबकी पार्टी भी अटेंड कर लें, सबके यहाँ रिश्तेदारी भी कर लें, तो सब कोई हो नहीं जाता यार। क्यों नहीं होता है? कितने लाख देते हैं भैया एग्जाम? कितने बार पिछला इतना दिया था? कई लाख लोग दिए थे? 24 लाख प्लस नहीं, जेई वाले में भी 12-14 वो भी देते हैं। ठीक, कितने लोग दिए थे? 12 लाख। ठीक, जेई वाले 12 लाख, नीट वाले 24 लाख। ठीक, एक्चुअली जेई में क्या हुआ, थोड़ा कंपटीशन इसलिए घट गया क्योंकि तो ये बार चांस मिलता है, उसके बाद भैया आउटडेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ले लेते हैं, तो इसलिए रिपीटर्स नहीं होते, इसलिए थोड़ा कंपटीशन कम हो गया। जब वहाँ भी रिपीटर्स रहते थे तो तब उस समय मेडिकल से ज़्यादा वहाँ रहते थे IIT वाले। ठीक, अब इसलिए घट गया कि 2 चांस के बाद भाग जाना है तो निकाल लो तो ठीक है, नहीं तो हाँ। और यहाँ तो पंचवर्षीय और अष्टवर्षीय और पता नहीं कौन कौन वर्षीय लगाते हैं। ठीक, हाँ, सरकार की योजनाएं हैं वो। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, आते समझे नहीं पाए पंचवर्षीय क्या हो गया। हाँ, चलो ठीक, ना समझो, जल्दी सिलेक्शन हो जाए वही सही है। हाँ, ठीक, तो केस क्या होता है यहाँ पे, जब हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे बेटा, ठीक, तो जब टाइम पीरियड की आप बात करोगे तो उस केस में जिस भी बॉडी के लिए आप बात करेंगे उसके लिए हमारा इस फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन जो उसके लिए मिलेगा उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला मिल जाता है। ठीक, जैसे पहले हम लोग पढ़ते बेटा सिंपल पेंडुलम, क्या पढ़ते हैं? नहीं पढ़ा है तो आपसे पढ़ दीजिए साहब। ठीक, सिंपल पेंडुलम, ठीक, सरल लोलक हिंदी में पढ़ा होगा, आप पढ़ा कि नहीं सरल लोलक? अच्छा पढ़े, देखो कुछ बढ़ गई संख्या, है ना, तो पहले बता दिया करो यार। सिंपल पेंडुलम जो होता है इसमें एक नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक, क्या वेटलेस स्ट्रिंग लिया जाता है, उससे कैसा हैवी मास वाले, ठीक, हैवी मास स्मॉलर साइज से क्या करते हैं, बॉब को हम लोग हैंग करते हैं, इसी को कहा जाता है बेटा सिंपल पेंडुलम। अगर इसके अपने मेन पोजीशन से ऑसिलेट कर दें, वो हम लोग इतना बड़ा दिखाते हैं, इतना ऑसिलेशन होता नहीं बेटा, हम लोग यहाँ दिखाने के लिए ऐसा करते हैं बट इतना होता नहीं, ध्यान रखिएगा। ऑसिलेट करके छोड़ेंगे ना तो ये फिर अपनी मेन पोजीशन की तरफ इसके मूवमेंट की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। सपोज दैट किसी इंस्टेंट पे ये जो एंगल है वो थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर इस बॉब जो है, जो बॉब आपने लिया है इसका मास m ले लिया जाए, बॉब का मास कितना है बेटा, m है, तो वेट कितना होगा जी, mg। एक को एक्सप्लेन करना है, बाकी को डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, एक को इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसी के बेस पे बाकी को लिखा जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, इसका वेट आपका mg है। ठीक, तो mg का अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आप निकालोगे तो ये भी थीटा आएगा ना। करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में शायद सम्मुख कोण का ऐसा कुछ बोलते हैं क्या। ठीक, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। थीटा के साइड का कंपोनेंट आपने पढ़ा होगा mg क्या, कॉस थीटा। थीटा के परपेंडिकुलर जो होगा अपोजिट वाला वो mg साइन थीटा होगा। देखो
बेटा ये एम जी साइन थीटा इसे मीन पोजीशन की तरफ लाने के, इसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कह लेंगे। इसी एम जी साइन थीटा क्या करेगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, यानी कि उसको मीन पोजीशन की तरफ लाने का क्या करेगा, ट्राई करेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन की तरफ क्या करेगी, आपकी मूव करेगी। तो जो मोशन आपका हो रहा है मीन पोजीशन की तरफ, वो एम जी साइन थीटा की वजह से ही होता है। यही हमारा यहाँ पे काम करता है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स का। कैसा काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। अब कंडीशन क्या बनता है, हम लोग को इक्वेशन चूंकि चाहिए टाइम पीरियड निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। क्या चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। तो यहाँ से जब निकालेंगे, इसकी वजह से वो रोटेट होगा, और रोटेट होने के लिए हमें टार्क की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, टार्क की जरूरत पड़ती है बेटा, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, इसकी लेंथ हमने यल लिया, तो यल तो हर जगह वही रहेगा, बदलेगा तो नहीं इधर उधर करने पर। तो ये वैल्यू हमारी यल हो गई। तो यहाँ से जब आप निकाल रहे हैं बेटा, एम जी साइन थीटा रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो एम जी साइन थीटा। साइन हम लोग निगेटिव ले लेते हैं बेटा, कि वो कहाँ मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो उस केस में यहाँ से जब रखेंगे बेटा, देखो अगर थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग थीटा ले लेते हैं, और वही बराबर टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक। या आप वैसे रख लीजिए, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और ये इक्वल टू फिलहाल हमारा टेन थीटा हो जाता है, ठीक। कंडीशन क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक। अगर ये एंगल हमारा कितना, सॉरी लेंथ कितना स्ट्रिंग का है, यल है, लेंथ आपका स्ट्रिंग का कितना है, यल है। तो उस पर जो लगने वाला टार्क होगा बेटा, रीस्टोरिंग उसे टार्क बोलेंगे। तो रीस्टोरिंग टार्क की वैल्यू जो होगी वो आर इंटू एफ के बराबर होता है। आर की वैल्यू हमारा लेंथ हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना होगा आपका, लेंथ के बराबर हो जाएगा। और लेंथ की वैल्यू कितनी दिया गया आपको, एल दिया गया है, लेंथ की वैल्यू कितना है, एल दिया गया है। तो उसी को हम लोग यहाँ से रिकन्वर्ट करेंगे, जरा देखेंगे आप। लेंथ एल है, इस इक्वेशन को टार्क एक्टिंग ऑन पेंडुलम, या पेंडुलम कहने के बजाय बाब कहो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिख पढ़ पाओगे, फिर से लिख दीजिए। टार्क एक्टिंग ऑन बॉब, टार्क एक्टिंग ऑन बॉब, इसी को बॉब कहते हैं बेटा, ठीक। पेंडुलम तो पूरा बोल लेते हैं, बॉब कह लेंगे। बॉब पे जो टार्क होगा, टाउ की जो वैल्यू होगी, ये आर इंटू एफ या एफ इंटू आर, फिलहाल हम लोग यहाँ वेक्टर फॉर्म तो नहीं यूज कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हो आर इंटू एफ या एफ इंटू आर कर लीजिए, लेकिन जनरली आर इंटू एफ होता है जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर इंटू एफ हो गया बेटा। आर की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, लंबाई कितनी है इसका, अरे भाई इसी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जा रहा है ना, तो टाउ की वैल्यू होगी यल इंटू एफ, एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा रख दो बेटा, यल इंटू कितना हो गया, एम जी साइन थीटा, एम जी क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, यहाँ पे थीटा की जब हम लोग साइन थीटा ले लेंगे, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, यहीं लिख लीजिएगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं अभी है। अगर थीटा की वैल्यू हम लोग स्मॉल ले रहे हैं, तो कंडीशन यहाँ पे हम लोग लेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना, थीटा ले लीजिए। तो टाउ की वैल्यू आपकी हो जाएगी एम जी इंटू एल इंटू थीटा। एक एक क्वेश्चन हम बना ले रहे हैं, इसको अभी नहीं कन्वर्ट करेंगे, बाद में करेंगे बेटा। एम जी एल, ठीक है, ये हो गया इंटू थीटा के बराबर हो गया। दूसरा आपने पढ़ा होगा, कोई भी बॉडी अगर रोटेट हो रही है, उस पर टार्क आई इंटू अल्फा के बराबर होता है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, ठीक। टाउ इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, आई इंटू अल्फा होता है, ठीक। सिंस टाउ इक्वल टू आई इंटू कितना, अल्फा, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पे जो हम लोग ए निकालेंगे वो लीनियर एक्सीलरेशन होता है, फिलहाल यहाँ पे ये क्या है आपका एंगुलर। और आई की वैल्यू, एक बॉब है, लेंथ आपका यल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाथ उठाओ कितने लोग बताएंगे, बोला नहीं है। कोई बॉब है, लेंथ यल है, एक्सिस से उसकी दूरी बेटा आपको, लेंथ का क्या वही दूरी यल है, और मास उसका यम है, तो उस केस में उस पार्टिकल, उस बॉब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उस एक्सिस से करस्पॉन्डिंग कितना होगा, आप बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होगी। हाँ आप
बैठिए, रॉड है क्या? अरे महाराज, पार्टिकल के लिए क्या पढ़ा था? एक्सिस से आध दूरी पे होने पे या एल दूरी पे होने पे हम आर स्क्वायर सीधे पढ़ते थे ना कि पार्टिकल सिस्टम में वो तो धागा है यार, वो मासलस है, उसका कहाँ रोल आ रहा है। ठीक, तो आर की जगह पे एल ले लेंगे तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा बेटा? एम एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू रखोगे तो एम एल स्क्वायर आएगा, एम एल स्क्वायर इंटू क्या? अल्फा। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, या यही हो जाएगा टाउ इक्वल टू एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको इक्वेशन कर देंगे सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये तो हम उल्टा चल पड़े यार, लिखो कोई बात नहीं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या? सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो आएगा बेटा एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू, उधर आया है एम जी इंटू एल इंटू थीटा। एम जी इंटू एल इंटू क्या लिखा आप बेटा? थीटा लिखा। अब एक चीज आप करो कि यहाँ से देखो जो फैक्टर कटने वाला है उसे क्या करिए आप? कैंसिल कर दीजिए। क्या क्या कटेगा? एम और एक यल कट जाएगा, एम और एक यल क्या होगा? कट जाएगा। तो इसे आप काट दो। देखो एम गया और एक यल माइनस करेंगे तो यहाँ एल बचेगा ना, यल ये नीचे आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आएगी बेटा जी इंटू थीटा बाई क्या? जी बाई एल इंटू थीटा। जी बाई एल इंटू थीटा हो गया। अब एक चीज दूसरा आपने पढ़ा होगा, यहाँ से अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आपने पढ़ा होगा ओमेगा के टर्म में एंगुलर वेलोसिटी। याद करो, एंगुलर एक्सीलरेशन के टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एंगल के टर्म में। एंगल के टर्म में पढ़ते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तीन इक्वेशन किसमें? काइनेमेटिक्स में। ऐसे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वी स्क्वायर, जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था ना, तो आपने पढ़ा होगा ओमेगा स्क्वायर पढ़ाया गया था इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। याद आ रहा है कुछ? ठीक, इनिशियली रेस्ट में था तो इसकी वैल्यू हम लोग 0 ले लिया जाए तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 अल्फा इंटू एस। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितना? ओमेगा स्क्वायर बाई 2 थीटा के बराबर आएगा ना। अल्फा की वैल्यू कितना? ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा के क्या आ गया? बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें, इस इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर के टर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो क्या ला सकते हैं? अगर ओमेगा स्क्वायर के टर्म में आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो यहाँ से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं? कुछ रिलेशन क्या बनेगा? हाँ? अगर ओमेगा के टर्म में से हम लोग कन्वर्ट करना चाहे बेटा इस रिलेशन को, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? इसको कन्वर्ट कर रहे हो यार, अल्फा की वैल्यू को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, जैसे ओमेगा के टर्म में आपने लिखा अल्फा की वैल्यू से ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू क्या? थीटा। 2as आप वहां लिखते तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मेन पोजीशन से ले जा रहे हो, एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम से लौटेगा तो क्या होगा? 0। इनिशियल हम लोग यहाँ से 0 ले लें तो कंडीशन हमारा आ रहा है अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा के बराबर आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना? 2 इंटू थीटा के बराबर आ रहा है। अब यहाँ से वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, अगर क्या कर दिया जाए? सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो एक तो रिलेशन हम यहाँ से ला के कन्वर्ट करके बना सकते हैं, और दूसरा रिलेशन होता है थीटा को डायरेक्टली वाई बाई क्या? यल के टर्म में या एक्स बाई यल के टर्म में करके निकाल सकते हो। दो मेथड से आपको निकाला जाता है। तो यहाँ पे जब रखोगे बेटा तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा इक्वल टू जी इंटू थीटा बाई कितना? एल। देखो थीटा ये क्या होगा आपका? यहाँ से थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा स्क्वायर आएगा। तो 2 जी इंटू थीटा स्क्वायर बाई एल, और थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे वाई बाई या यक्स। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो एक्स बाई क्या हो जाएगा? यल होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई एल, एक यल हमारा कटेगा। वहां से जब इसका रूट लेंगे तो वैल्यू यही, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। कहाँ लिखे हैं जी? सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या? टी। तो अगर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ठीक ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू टी की वैल्यू जो मिलता है वो 2 पाई रूट कितना आता है? एल बाई जी के बराबर आता है। जो टाइम पीरियड हमें मिलता है
सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई रूट क्या आएगा आपका एल बाई जी के बराबर हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग कन्वर्ट करके ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो आपको अगर 60 में करना चाहते हैं तो आप यहीं से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, जहाँ से हम लोगों ने टारगेट वैल्यू निकाला है यहीं पे कन्वर्ट करके भी हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अदरवाइज डिटेल में करना चाहते हैं तो वैसे लिख लीजिए, बहुत शार्ट करना चाहते हैं टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई रूट क्या हो जाएगा एल बाई जी हो जाएगा। जरूरत फिलहाल हमें इसी की है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट कितना एल बाई जी। अब नोट कर लीजिए, टाइम पीरियड का फार्मूला याद रखिए, मेन बेसिक हमें नीड उसी की है बेटा। हो गया, जल्दी करिए। टाइम क्या हो गया, 10 मिनट है। अब पूछा जाता है, जल्दी करें। हाँ? अब पूरा वहां से वो निकालिएगा तो वैल्यू वहां से जी रखिएगा, थीटा की वैल्यू तोड़ के लगाइए। आप थीटा जैसे थीटा बजे थीटा की वैल्यू, जब वैल्यू थीटा कम है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा एक्स वाई क्या रख लेंगे, वो यल रख देंगे, तब कन्वर्ट करके तब मिलेगा। इसीलिए तो साइड में बहुत लंबा फिर खींचता, तो फिर हो गया। उसमें ये का यूज कर रहे हैं इधर जब ये साइड के प्रोजेक्ट से शिफ्ट होगा इसका कोई रोल नहीं होगा। किसका? जैसे ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई का कोई रोल नहीं। वो बाद में फिर कट जाता है ना, वही वो कट के वही क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट अपान जब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो वही वैल्यू हमारा y बाई एल के क्या हो जाता है, बराबर आएगा। जैसे जब यहाँ से आप करोगे ना तो हम लोग यहाँ से क्या रिस्टोरिंग फोर्स निकाला, देखो एक तरीका ऐसे है, दूसरा आप यहीं से अगर कन्वर्ट करना था तो एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा हुआ, थीटा की वैल्यू जब स्मॉल होगी तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टेन थीटा होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस कर लेंगे। तो यहाँ से आप करेंगे, इतना कर लिया, वो भी बता दें, हटाए बेटा लिख रहे हो अभी, जल्दी करो यार, छोटा करने में जल्दी, वो सेंसर उसका बहुत सही काम कर नहीं रहा है, 5 मिनट वेट करना पड़ता है। अरे बेसिकली इसी की जरूरत है यार, हम तब तक यहीं ऊपर बता दे रहे हैं। देखो यहीं से बेटा अगर आप दूसरा तरीका आप निकालना चाहते हैं ना, एफ इक्वल टू होता है एम ए, एफ इक्वल टू क्या होगा एम ए, अगर पार्टिकल का मास एम है तो इसी क्वेश्चन से अगर 60 में करना चाहते हैं, एफ इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम इंटू ए इक्वल टू आपका है एम जी कितना माइनस एम जी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू बोला अगर स्मॉल होगा, थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा लेते हैं, और टेन थीटा मान लो उस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपने एक्स से दिखाया है तो यम यम यहाँ कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा की वैल्यू होगा एक्स बाई कितना एल हो जाएगा, एक्स बाई एल, और हमें डिस्प्लेसमेंट अपन एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक, तो यहाँ से निकालो तो डिस्प्लेसमेंट ये है, और इसको वो इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स बाई ए की जो वैल्यू आपकी होगी ये इधर जाएगा तो कितना आएगा भाई डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हाँ ये ऊपर जाएगा तो माइनस एल बाई कितना जी, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा है एक्स बाई ए की वैल्यू माइनस एल बाई जी, और एक्स बाई एल है क्या, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है एक्सीलरेशन, तो इस डिस्प्लेसमेंट अपन एक्सीलरेशन इक्वेशन में रखोगे, और ये देखो प्रोपोर्शनलिटी अगर निकालेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपका दोनों बाई में है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है एल क्या आएगा, एक्स बाई एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी आ रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ से रखोगे तो टी की वैल्यू डायरेक्ट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई एल की वैल्यू कितनी आ रही है एल बाई जी, तो यहीं से आप निकाल सकते हो। ठीक,
तो आप वहाँ से फाइंड करें डायरेक्ट। फिलहाल आप सिस्टमेटिक करते हैं तो इतना लंबा खींचना पड़ता है। हो गया? चलो देखो बेटा, आगे देखेंगे क्या। अरे अब कॉन्सेप्ट खत्म होने दो। बोला जाता है किन किन फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लिख लीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पहला बताओ, आप ही लोग आंसर दीजिए, क्या टाइम पीरियड जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा? टाइम पीरियड जो होगा सिंपल पेंडुलम का, क्या उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा या नहीं? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा या नहीं? नीचे लिखिए पहला एम्पलीट्यूड। जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो ज़्यादा, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्या करेगा, वेलोसिटी भी देना पड़ेगा ना। तो ज़्यादा देंगे तो टाइम, जैसे मान लो आपको 1 किलोमीटर रेडियस पे घूमना है, तो जितनी स्पीड से जा रहे हो, अभी आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने फार्मूला पढ़े R=mv/qb। अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा, बढ़ाया गया होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो मोशन उसका कैसा सर्कुलर रहता है पाथ, और उस समय रेडियस की वैल्यू जो होती है R=mv/qb होता है। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे क्या करेंगे आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे उसी रेशियो में रेडियस बढ़ता जाता है, तो टाइम पीरियड जो रिवोल्यूशन का होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे ही कंडीशन आपका यहाँ पे भी बनता है बेटा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले लिखा आपने एम्पलीट्यूड, लिख लीजिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कम हो ज्यादा हो उससे टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा लिखिएगा मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, बॉब 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 मतलब पेंडुलम जो है, बॉब जो उसका है उसके मास पे। तो क्या फार्मूला आपने पढ़ा, मास फैक्टर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक, तो जो टाइम पीरियड आपका होता है बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता है। बॉब छोटा, जैसे कह दिया जाए 2 पेंडुलम लिया गया, एक का मास 10 ग्राम है, दूसरे का मास 50 ग्राम है, दोनों के लेंथ बराबर बराबर है, तो किसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ज्यादा होगा? तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दोनों का क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो टाइम पीरियड नीचे लिख लीजिएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, मास ऑफ द, आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। यानी कि टाइम पीरियड ना तो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड किया और ना ही मास पे डिपेंड। मास पे डिपेंड ना करने मतलब मास के पावर क्या, 0, उस पर आपका डिपेंड नहीं करता बेटा। ठीक, तीसरा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिपेंड करेगा या नहीं जी? लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे क्या करता है आपका, डिपेंड करता है। और कैसे, रूट ऑफ के क्या प्रोपोर्शनल आपका होता है। तो लिख लीजिएगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम increases, time period of pendulum increases on increasing the effective length of the pendulum, on increasing the
इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इफेक्टिव लेंथ बेटा बॉब के सेंटर से लेके और जहां से आपने हैंग किया है उनके बीच की दूरी होती है, ठीक। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट ऑफ यल, ठीक। तो अगर लेंथ किसी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करेंगे, किसी भी पेंडुलम को अगर इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज किया जाएगा तो उस केस में टाइम पीरियड की जो वैल्यू आपकी होती है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या करेगी, आपका इंक्रीज करेगा। कहाँ लेट हो गए देवी जी? अच्छा कंप्यूटर ले लिए थे, चलो बैठो, कंप्यूटर उठा लाया करो, यहीं हम लोग भी पढ़ेंगे, है ना, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। नेक्स्ट होता है बेटा जी की वैल्यू का क्या इफेक्ट होगा, जी की वैल्यू पे वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होगा जी के, ठीक। रूट ऑफ इनवर्सली, रिवर्सली रूट ऑफ क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जी की वैल्यू अगर बढ़ेगा, जी की वैल्यू अगर बढ़े तो इसका मतलब एक्सीलरेशन घटेगा, जी की वैल्यू घटे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन बता दो, अगर किसी पेंडुलम वॉच को, अगर किसी पेंडुलम वॉच को यथ सरफेस से मून पे ले जाया जाए, यथ सरफेस से मून पे ले जाया जाए तो जो पेंडुलम वॉच होगा वो स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? हाँ बेटा, अगर किसी पेंडुलम वॉच को यथ सरफेस से उसे मून पे शिफ्ट कर दिया जाए तो वो वॉच जो होगी वो स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? हाँ स्लो हो जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं? अरे भाई टी हम लोगों ने पढ़ा, टी इक्वल टू 2π√L/g पढ़ा ना, तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी के है। इसका मतलब अगर टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है वो जी के इसका रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या, किसके, एक्सीलरेशन के, किसके, ग्रेविटेशनल से जो एक्सीलरेशन है उसके रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। सबको पता है मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो यह सरफेस पे जो जी की वैल्यू होता है उसका क्या 1/रूट टाइम होता है, ऐसा नहीं, वो g/6 टाइम होता है। तो यह सरफेस का क्या हो गया 1/6 टाइम है। तो जब जी की वैल्यू वहां घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब अब एक चक्कर लगाने में उसको ज्यादा समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लो की फास्ट? अरे भाई घर से आने में जितना समय आपको लगता है अगले दिन अगर उसका 4 गुना समय लगा तो आपकी स्पीड बढ़ी घटी जी? घटी मतलब क्या, स्लो कि फास्ट? इसका मतलब स्लो हो जाएगी। यानी कि किसी भी पेंडुलम वॉच को अगर यह सरफेस से मून पे पहुंचा दिया जाए तो घड़ी आपकी स्लो हो जाएगी और टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन होता है। तो क्या लिखे थे पॉइंट बेटा, टाइम हो गया क्या, सब्जी आए थे खगटा नहीं, लिख लीजिए लिख लीजिए। तो अगर यहाँ पे ले लिए इफेक्ट आप क्या जी देख लो, इसमें ग्राफ, उसमें लेंथ वाले में ग्राफ नहीं बनाया है। अगर टी और एल के बीच में ग्राफ बनाएंगे बेटा, यहीं पे ग्राफ भी बना लेना, टी और एल के बीच में दो ग्राफ है, टी और एल के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो समथिंग कंडीशन टाइम की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो क्या स्ट्रेट लाइन मिलता, बट स्क्वायर के क्या हो रहा है, यानी रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ग्राफ हम लोग इस तरह से मिलेगा, यानी कि टी और अगर एल के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल होगा, ठीक। अगर टी स्क्वायर और एल के बीच में करें तो टी स्क्वायर और एल के बीच में, अगर यही ग्राफ हम लोग टी स्क्वायर और एल के बीच में करें बेटा तो टी स्क्वायर एल के बीच में, अरे भाई टी की वैल्यू होता था रूट ऑफ एल ना, तो स्क्वायर करोगे या तो प्रोपोर्शनल टू एल नहीं हो जाएगा। तो जब ये टी स्क्वायर ले लिया इस कंपोनेंट को तो ये होगा एल, तो क्या प्रोपोर्शनलिटी मिल गया, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देंगे, हो जाएगा बेटा, ठीक। तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक है। कितना होगा, क्या होगा, जल्दी नोट जल्दी। तो उस केस में क्या होगा, टी स्क्वायर के डायरेक्टली हमारा यहाँ से क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलो अब जी का करिएगा।
हो गया बेटा? लिखा भी ग्राम अब ठीक है, लिखवा के वैसे वहां पे भी मिलेगा।